नमस्कार, मैं सुदर्श। आपकी कहानी मेरी जवानी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इस बार मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसके नाम से विशेषकर पाकिस्तान, वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया एजेंसी, आर्मी ऑफिसर, वहाँ की पुलिस, वहाँ के राजनेता इस व्यक्ति का नाम आते ही कांपने लग जाते हैं। इस व्यक्ति ने अपने नाम का ऐसा डंका बजवाया पाकिस्तान में कि उसके नाम से अच्छे अच्छों की वहाँ पर पेशाब निकल जाती है और हमें बहुत ही फ़ख्र महसूस होता है कि वो व्यक्ति हमारे देश का है, हमारे देश में उसने जन्म लिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपसे अजीत डोभाल की। अजीत डोभाल जो मोदी गवर्नमेंट में हमारे देश के 5वें NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके नाम पर कितने कारनामे हैं? अगर मैं बताना शुरू करूं तो 2-3 पिक्चर्स भी जो 3-3 घंटे की बनती हैं वो भी कम पड़ जाएंगी। इतने किस्से हैं देश के अंदर और देश के बाहर। नमस्कार, जय हिंद। मैं सुदर्श, आपकी कहानी मेरी जवानी में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड जो है वो हमारे देश के NSA अजीत डोभाल जी की जीवन परिचय और उनके कारनामों पर आधारित है। उम्मीद है इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे हमें भी बहुत ही ज़्यादा मनोबल मिलता है। नई नई कहानियाँ लाते हैं, उसमें बहुत ही उत्साह होता है। डोभाल जी का जन्म 20 जनवरी 1945 को आज का उत्तराखंड, तब का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव में हुआ। इनके पिता आर्मी में मेजर पद पे तैनात रहे। अब चूँकि आर्मी में होने की वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में इनकी तैनाती रही, लेकिन अजीत जी की जो स्कूली शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो अजमेर के सैनिक स्कूल से ही पूर्ण हुई। बड़े होने पर MA इन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी से किया। आगरा यूनिवर्सिटी से MA कंप्लीट करने के बाद में 1967 में उन्होंने UPSC का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, आप समझ लीजिए कितनी कुशाग्र बुद्धि किए थे, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्होंने UPSC का एग्ज़ाम क्लियर किया और उसमें केरल कैडर से ये IPS सेलेक्ट हुए। इनकी पहली पोस्टिंग एज ए ASP केरल में ही हुई है। अच्छा, उसी टाइम पोस्टिंग के कुछ टाइम बाद ही 28 दिसंबर 1971 को केरल में ही एक जिला पड़ता है थलसेरी, वहाँ पर हिंदू मुस्लिम के दंगे शुरू हो गए। वहाँ पर चूँकि ये नए थे, ट्रेनी ऑफिसर थे, और वहाँ पर जो सीनियर ना कर सके वो इस नए IPS ऑफिसर ने कर दिखाया। और इनके अंदर एक बहुत ही अच्छी कला थी बोलने की। इन्होंने हिंदुओं के बीच में रह के हिंदुओं की तरह बातें, मुस्लिम के बीच में रह के मुस्लिम की तरह बातें करके अपने बोलने की और बौद्धिक क्षमता की दम पर इन्होंने वहाँ के हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए उसको बंद करवा दिया। जो कह सकते हैं आप, जो काम बड़े बड़े ऑफिसर ना कर सके वो काम एक नए ASP ने किए। अब वहाँ की घटनाक्रम पर प्रधानमंत्री लगातार अपने गृह मंत्री के द्वारा रिपोर्ट ले रहे थे। दंगे शांत होने के बाद में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री जी को, तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी को रिपोर्ट दी और अजीत डोभाल जी के संबंध में भी उन्होंने बताया, फीडबैक दिया इनका कि एक नए ऑफिसर जिसने बहुत ही अच्छे तरीके से बिना किसी हिंसा के हिंदू मुस्लिम दंगों को शांत करवा दिया। तो जब इंदिरा जी से इनकी तारीफ़ की गई तो इंदिरा जी ने इनको दिल्ली बुला लिया, केरल से हटाकर दिल्ली बुला लिया गया। लेकिन उसी टाइम एक और प्रोग्राम चल रहा था भारत में। भारत का पहला पोखरण टेस्ट हो रहा था। अब वो भी बहुत ही गुप्त तरीके से हो रहा था। आपको सबको पता चलता होगा कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी तक को धोखा दे दिया था। इस तरह से हमारा भारत का पहला परमाणु पोखरण टेस्ट, और वो भी सक्सेस हुआ। लेकिन अब भारत ने तो परमाणु संपन्न देश बन चुका था, लेकिन भारत को यह भी उम्मीद थी कि आज अगर हमने परमाणु टेस्ट किया है तो कल को पाकिस्तान भी ये कोशिश ज़रूर करेगा। और अगर पाकिस्तान इस काम में सफल हो गया तो जो उसकी परमाणु शक्ति है वो गलत हाथों में चली जाएगी, जिससे ज़्यादातर नुकसान भारत का ही होगा। इंदिरा जी ने तब
एक निर्णय लिया और उसी टाइम पर आईवी और रा का गठन किया गया। आईवी और रा का गठन होने के बाद में इंदिरा जी ने कुछ लड़कों को सिलेक्ट किया, जिसमें अजीत डोभाल जी भी थे, जो देश के बाहर पाकिस्तान में रहकर वहाँ की जानकारी हमारे देश को भेजेंगे। अजीत डोभाल जी अपने मिशन के लिए पाकिस्तान चले गए और वहाँ भेष बदलकर, दाढ़ी बढ़ाकर, बाकायदा बिल्कुल मुस्लिम लुक उन्होंने ले लिया, मुस्लिम गेटअप ले लिया और वहाँ पर अपना काम करने लगे। वहाँ पर एक फेमस मज़ार थी जहाँ पर अजीत डोभाल जी 5 टाइम की नमाज़ पढ़ते और कोशिश करते कुछ जानकारी वहाँ से निकल सके। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं होगा कि अजीत डोभाल जी को उस मज़ार पर रहने वाले मौलाना ने पहचान लिया था। नमाज अदा करने के बाद में उस मौलाना ने अजीत डोभाल को अपने पास में बुलाया और कहा कि तुम मुस्लिम नहीं हो। इस पर अजीत डोभाल जी ने पहले तो मना किया, नहीं मैं मुस्लिम हूँ। फिर उन्होंने ये कहा, नहीं पहले मैं हिंदू था लेकिन मैंने अपनी इच्छा से धर्म बदल लिया है और मैं अब जो दीन कहता है मैं दीन के रास्ते पर चलता हूँ और 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ। फिर वो इनको अपने साथ में ले गया एक कमरे में। उस कमरे में कोई नहीं था। उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी। खिड़की को खोला तो उसमें दिखाया उसने कि वो भी हिंदू नहीं है, वो हिंदू देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन उसके परिवार के सारे लोगों को मार दिया गया था। उसके बाद से वो मजबूरी में मुस्लिम होकर ये कार्य कर रहा है। अजीत डोभाल जी लगातार अपनी कोशिशें जारी रख रहे थे। कभी रिक्शे वाले का, कभी भिखारियों का, कभी अलग तरीके का गेटअप करते और अलग अलग तरीके से अपने स्तर पर जानकारी करने की कोशिश करते कि यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम कहाँ पर ये लोग कर सकते हैं, कहाँ पर ये रिसर्च कर सकते हैं। इसी बीच में इनके जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक है AQ खान, वो चाइना और फ्रांस के साथ मिलकर परमाणु परीक्षण की तैयारी करता है, लेकिन ऐन वक्त पर फ्रांस इनको मना कर देता है कि वो इनका साथ नहीं देगा। चाइना तो पुराना इसका दोस्त था, चाइना तो शुरू से साथ में रहा इसके। फिर ये साउथ कोरिया चले जाते हैं मिस्टर AQ खान। इधर डोभाल जी को जानकारी होती है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में कहोटा एक जगह है जहाँ पर खान रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर परमाणु की जो आप कह सकते हैं कि परमाणु बम बनाने की जो तैयारियां थी उसी सेंटर में चल रही थी। अब प्रॉब्लम इनके सामने ये थी कि परमाणु बम बनाने के लिए जो कुछ ज़रूरी मटेरियल होता है वो अवेलेबल इनको नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए वहाँ का प्रसिद्ध वैज्ञानिक AQ खान साउथ कोरिया गया था। उसके परीक्षण की तैयारी, उसकी रिसर्च इसी खान रिसर्च सेंटर में ही चल रही थी। अजीत जी को किसी तरह जानकारी हुई। उस रिसर्च सेंटर के बाहर कभी भिखारी बनकर, कभी रिक्शा वाला बनकर ये टाइम देने लगे, बाहर बैठने लगे और वहाँ पर आने जाने वालों पर निगाह रखने लगे। अजीत डोभाल जी चूँकि काफ़ी पढ़े लिखे थे, उन्हें ये पता था कि इसमें इस्तेमाल होने वाला रेडियम मनुष्य के बालों में, उस शरीर में चिपक जाता है। तो इन्होंने सोचा ऐसे तो नहीं पता चलेगा कि क्या वाकई में यहाँ पे परमाणु परीक्षण की तैयारी चल रही है कि नहीं। अगर किसी तरह जो यहाँ पर वैज्ञानिक काम करते हैं उनके बाल अगर मिल जाएं और उस बाल से टेस्ट हो सकता है, अगर रेडियम उसमें निकलता है तो ये बात कंफर्म है कि इसी खान रिसर्च सेंटर में परमाणु परीक्षण की तैयारियाँ चल रही हैं। अजीत डोभाल जी लग गए। लगातार कोशिशों के बाद में उन्होंने ये पता कर लिया कि वहाँ के वैज्ञानिक जो हैं, शोधकर्ता हैं, वो बाल किसके यहाँ कटवाते हैं और आखिरकार इनको वो नाई की दुकान मिल गई। वहाँ से इन्होंने किसी भी तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कुछ लोगों के बाल इकट्ठे किए और सैंपल इंडिया भेज दिया। और इंडिया में जब उसके सैंपल को चेक किया जाता है तो ये बात की पुष्टि हो जाती है कि हाँ, इसी खान रिसर्च सेंटर में परमाणु परीक्षण, परमाणु रिसर्च की तैयारी चल रही है। इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हो जाती है। इधर 1975 से 1977 के बीच में इमरजेंसी लग जाती है और इंदिरा जी को अपने पद से हटना पड़ता है और 24 मार्च 1977 को मोरारजी देसाई हमारे देश के प्रधानमंत्री हो जाते हैं। इधर कुछ जानकारियाँ हमारे अजीत डोभाल जी को मिली जो उन्होंने प्रधानमंत्री ऑफिस में
मोरारजी देसाई जी को संपर्क करके बात की, लेकिन मोरारजी देसाई ने स्पष्ट मना कर दिया, मैं गांधी जी के पथ पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, मैं हिंसावादी हूँ, पाकिस्तान अगर अपने पाकिस्तान में परमाणु परीक्षण कर रहा है उससे हमारा क्या मतलब है। कुल मिला के उन्होंने कोई भी कदम उठाने से मना कर दिया। लेकिन अजीत डोभाल जी कहाँ रुकने वाले थे। अजीत डोभाल जी ने किसी तरह उसी खान रिसर्च सेंटर के बाहर लगे रहे और एक वैज्ञानिक जो किसी एक महिला के साथ में गलत स्थिति में उनको मिल गया, जो वहाँ के हिसाब से गलत था, और उस वैज्ञानिक को इन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर तुमने मेरा सपोर्ट नहीं दिया, अगर अंदर की जानकारियाँ मुझे नहीं दी तो मैं ये जानकारी बाहर लीक कर दूंगा कि जिस महिला के साथ में आप रहते हैं और जो यहाँ के हिसाब से गलत है, शायद आपके लिए बहुत गलत हो सकता है वो महिला किसी देश की जासूस हो। वो वैज्ञानिक भी इनकी बात पर घबरा गया और मरता क्या न करता इनका साथ देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन उसने इनसे ये कहा था कि वो सारा वहाँ का ब्लूप्रिंट दे देगा, उसको $10,000 चाहिए होगा। इस पर इन्होंने मोरारजी देसाई जी को, जो हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनको फ़ोन करते हैं और सारी बात बताते हैं। लेकिन इस बार भी मोरारजी देसाई ने साफ मना कर दिया और रीज़न भी था कि क्योंकि ये कार्यक्रम इंदिरा जी के द्वारा चलाया गया था और अगर मोरारजी देसाई इसमें साथ देते तो वाहवाही इंदिरा जी की होती। इंदिरा जी की वाहवाही ना हो इसलिए मोरारजी देसाई भी कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। लेकिन इधर पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हो गया। जियाउल हक ने तख्ता पलट कर दिया और पाकिस्तान की भी राजनीति अस्त व्यस्त हो गई। सारे नेता गिरफ्तार किए जाने लगे, सैनिक तख्ता पलट था, आर्मी का पूरे देश पर कंट्रोल हो चुका था। अजीत डोभाल भी कहाँ शांत बैठने वाले थे। अजीत डोभाल ने इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से संपर्क किया। मोसाद से संपर्क करने के बाद में इज़राइल को उन्होंने अपनी बातों से एहसास कराया कि अगर पाकिस्तान परमाणु संपन्न हो जाता है तो इससे सबसे ज़्यादा नुकसान इज़राइल का होगा। इज़राइल की मोसाद जो बहुत ही खतरनाक खुफिया एजेंसी है, वो इस बात पर तैयार हो गए वहाँ पर हमला करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनको जो फ्यूल था वो गुजरात की एक जगह तय हुई थी, वहाँ से भरने के लिए प्लेन अपने उतारने पड़ते और जिसकी इजाज़त इंडिया गवर्नमेंट को देनी थी। लेकिन हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी बिल्कुल मना कर दिया कि वो किसी भी तरीके की कोई सहायता नहीं कर सकते हैं। इस पर वहाँ पर रा के जो हेड थे उन्होंने अपना इस्तीफ़ा प्रधानमंत्री के समक्ष रख दिया कि हमारे लड़के अपनी जान खतरे में डालकर जानकारियाँ देते हैं और आप लोग उस पर कोई सही एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो इसलिए मैं अब इस काम का हिस्सा नहीं रह सकता हूँ। लेकिन अजीत जी फिर भी कहाँ शांत बैठने वाले थे, उन्होंने फिर भी अपने स्तर पर कोशिशें करते रहे। इधर तख्ता पलट होने के बाद में पाकिस्तान में जियाउल हक जितने भी करीबी देश थे उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, जिससे कि उनकी सरकार को लोग नाम दें, स्वीकार करें, मान्यता दें। इसके तहत वो नेपाल, बांग्लादेश, अलग अलग जितने भी हमारे पड़ोसी देश थे उनसे, उनके जो राष्ट्राध्यक्ष थे उनसे बात करना शुरू कर दिया। इसी बीच उन्होंने रात को हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय मोरारजी देसाई जी को भी फ़ोन किया। अब कहा तो ये जाता है कि मोरारजी देसाई जी शायद उस समय नशे में थे या उन्होंने शराब पी रखी थी या जो भी कारण है। मोरारजी देसाई जी ने जियाउल हक से कहा, एक तरफ तो तुम हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हो, दूसरी तरफ तुम हमारे देश के खिलाफ परमाणु परीक्षण करना चाहते हो, परमाणु बम बनाना चाहते हो। मुझे पता है तुम्हारा कोहोटा में, रावलपिंडी में खान रिसर्च सेंटर है, वहाँ पर इस तरीके की गतिविधियाँ चल रही हैं और मेरे लड़के वहीं आसपास में फैले हुए हैं और मुझे एक एक पल की जानकारी है। जियाउल हक को जब इतनी बात सुनने को मिली उसके बाद में उन्होंने हमारे देश के जितने भी
चाहे वो आईवी से जुड़े हों, चाहे वे रॉ से जुड़े हों, या किसी भी एजेंसी से जितने भी खुफिया से लोग जुड़े हुए थे, उन सबको मरवाना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को पकड़वा लिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, कुछ को मरवा दिया गया। लेकिन किसी तरह से हमारे अजीत जी हमारे देश वापस लौट आए। और अजीत जी ने इतना तो कर ही दिया कि वहाँ की जो परमाणु परीक्षण चल रहे थे उनको कम से कम 15 साल पीछे कर दिया गया। आज अजीत डोभाल जी की ही वजह से, एक किस्से नहीं हैं, बहुत से ऐसे किस्से हैं, विशेषकर पाकिस्तान में तो अजीत डोभाल का नाम आते ही वो लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इस बार क्या खतरनाक अंजाम देने वाला है। हमारे इंडिया का जेम्स बॉन्ड इसीलिए कहा गया। और हमारे अजीत डोभाल जी की इन्हीं सब कारनामों को देखते हुए जब मोदी जी हमारी पहली बार प्रधानमंत्री हुए तो उन्होंने अजीत डोभाल जी को भारत का 5वां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र नियुक्त किया। और आज भी अजीत डोभाल जी अपनी बौद्धिक क्षमता से ऐसे निर्णय लेते हैं जिससे हमारे जो विरोधी देश हैं उनको भी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि इंडिया का जेम्स बॉन्ड अभी भी बहुत ख़तरनाक है। बताइएगा इस कहानी में आपको कैसा लगा। और जो लोग हमारे वीडियो पर आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बताइए कि मेरी वीडियो में क्या सुधार हो सकता है, क्या मैं और ऐसा करूं जो आप लोगों को और भी अच्छी लगे।